हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट की सीरीज में चैप्टर नंबर 18। यस स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 18 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 to 18 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कहां से एक्सेस कर सकते हैं इन सारे वीडियो लेक्चर्स को? यूट्यूब प्लेलिस्ट पे सारी चीज अवेलेबल है ना। साथ ही आप magnetbrains.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। सभी जगह से 100% फ्री सारे वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो चैप्टर नंबर 1 to 18 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें टोटल आपने 5 यूनिट्स देखी थी। 5 यूनिट में जितने भी चैप्टर्स थे सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड विद द वन शॉट रिवीजन, राइट। सो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी वाले चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, राइट। अब इस चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल है, राइट। होप आप सभी ने देख भी लिए होंगे। आज की इस वीडियो से ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, 100% पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ये जो रिवीजन होता है ना, वन शॉट रिवीजन, इससे आपका क्या होता है, चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो सपोज आपका कोई डाउट हुआ भी होगा ना ड्यूरिंग द चैप्टर्स जब हमने कंप्लीट किया, तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। दैट life on the earth is possible because of natural environment, but today our natural environment is at risk, right। ये लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है। अर्थ ही एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, और हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किस पर, इन्वायरमेंट पर, है ना। और आज यदि देखा जाए तो इन्वायरमेंट से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ खतरे में है, वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं। डन। So to fulfill the demands of growing population, natural resources are being consumed at much faster rate than ever before. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो growing population है, इनकी डिमांड्स को भी तो फुलफिल करना है, जिसके लिए जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं बहुत फास्टर रेट में। Trees are being cut down for making new roads, expressways, shopping complexes and for constructing housing societies. ऐसा भी हो रहा है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, राइट। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम तक फ्रेश एयर नहीं पहुंच पा रही है, राइट। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत सारी चीजें हो रही है। वाइल्ड लाइफ जो एग्जिस्ट करती है फॉरेस्ट एरिया में, है ना, उनसे उनका हैबिटेट कहीं ना कहीं छीन लिया जा रहा है। ओके, सो सच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। यही ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पर, इन्वायरमेंट पे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइन। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ rapid industrialization, commercialization and growing needs of the people has led to an increase in the number of industries, power plants, vehicles and use of chemical fertilizers. All this is leading to environmental pollution. Rapid industrialization हो रहा है, commercialization हो रहा है, और जैसे कि peoples की need बढ़ती जा रही है, right, to lead increase in number of industries, power plants, vehicles and use of chemical fertilizers. आज कुछ भी प्योर नहीं है ना। यदि आप कुछ क्रॉप्स को भी देखते हो तो उसमें भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, राइट। केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे वो फटाफट ग्रो कर सके, राइट। वहीं पे कुछ पावर प्लांट्स, व्हीकल्स होते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यही चीज हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, और यही सारी चीजों से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन आप इन्वायरमेंट पे देख सकते हो, जिसका वाइल्ड लाइफ पर, ह्यूमन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड pollution and greenhouse gas emission and depletion of natural resources contribute to global climate change, right। और यही सारी चीजों से global climate change आप देख रहे हो, राइट। सो इसे कम करने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज जैसे कुछ टेक्निक्स देखी थी, राइट। कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, वो सारी चीज हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन बेसिकली इस चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, तो यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी को क्या होता है, बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी, है ना, इसके थ्रू, ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो मेन मोटिव इस चैप्टर का क्या है, ग्रीन इकोनॉमी को समझ
समझना, ग्रीन इकोनॉमी को समझना, साथ ही देखना कि इसमें क्या टेक्निक्स है, क्या टूल्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव है जिसकी मदद से आप इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। फ्यूचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हम सस्टेन करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करने के साथ। ओके, सो इंट्रोडक्शन पढ़ के हमें इस चैप्टर के बारे में इतना पता चल गया कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, राइट। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट। क्या कि यही मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक ये बात बताई कि एनवायरनमेंट और ह्यूमंस ये एक दूसरे के डिपेंड करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं और जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा आप इन्वायरमेंट के साथ बिहेव करोगे, इन्वायरमेंट आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा। सो व्हाट आई एम टेल कि इन्वायरमेंट और पीपल ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। कैसे? सो यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को कि कैसे दे आर ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है। सो एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, वन इंपैक्ट्स द ऑर्डर, ठीक है, अदर। Therefore, by gradually damaging the natural environment and depleting the natural resources by their activities, humans are threatening their very own existence. The environment affects people, first, climate, सेकेंड वाटर अवेलेबिलिटी, थर्ड शेल्टर अवेलेबिलिटी एंड सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। ऑब्वियस ये चीज आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट कैसे पीपल को अफेक्ट करता है। भाई हमें रहने के लिए क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, आप अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, कभी आप सर्दी लगती है तो कोल्ड वेदर होता है, ठीक है, कभी हॉट वेदर होता है समर सीजन्स में, है ना। सो कभी रेनी सीजन होता है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसा क्लाइमेट होता है हम उसके अकॉर्डिंग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है पीपल को। वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि वाटर इज आर बेसिक नीड, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था। शेल्टर अवेलेबिलिटी, ऑब्वियस है ना कि शेल्टर भी चाहिए हमें रहने के लिए। सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सॉइल चाहिए, राइट। सो डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन हो रहा है, ये भी हमें अच्छे से पता है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। बाकी आप जितना भी इस चैप्टर में जो भी लिखे हुए टॉपिक्स वगैरह है, ये सब आप साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो। डन। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, जो हम इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ अफेक्ट करती है, ये पीपल को अफेक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स, इनकी एक भी चीजों की स्कैरेसिटी होगी तो कहीं ना कहीं, जैसे वाटर की, शेल्टर की स्कैरेसिटी हुई तो हम रह नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। सो इन्वायरमेंट अफेक्ट पीपल बाय दिस पॉइंट्स, राइट। अब यहीं पे हम देखते हैं कि पीपल कैसे अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, राइट। सो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑब्वियस फॉसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा एनवायरमेंट अफेक्ट होता है। व्हीकल से, कार वगैरह जो आप ड्राइव करते हो उससे जो धुआं निकलता है, जो फ्यूल निकलता है, वो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ना। जो एयर है एनवायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, जो टू मेन इंपॉर्टेंट गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बिना कहीं ना कहीं हम नहीं जी सकते ना, राइट। सो ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है वो उसमें मिक्स होते हैं और उसे भी क्या बोल सकते हैं हम, हार्म करते हैं, राइट। सो क्रिएटिंग अर्बन एरियाज, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैसे हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज को क्रिएट करके, फॉरेस्ट वगैरह जैसे एरियाज जो है, माउंटेन्स वगैरह, भाई आप तो कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे ग्रो करती जा रही है, पॉपुलेशंस की, पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो आपको कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को हटाकर या ऐसी जगह जहां पर नहीं लोग रह सकते हैं वहां भी लोग रह रहे हैं आजकल, तो अर्बन एरियाज क्रिएट हो रहे हैं कुल मिलाकर। कटिंग फॉरेस्ट फॉर वुड, लकड़ियों के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, राइट। फ्लशिंग वेस्ट इनटू रिवर्स, रिवर्स में जो वाटर है उसको भी कहीं ना कहीं डर्ट किया जा रहा है, लाइक जो भी फ्लशिंग वेस्ट है या फिर इंडस्ट्री का वेस्ट है वो भी रिवर्स में मिक्स किया जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसी तरीके से हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो क्या बताया, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जिनसे इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है और इन्वायरमेंट की वजह से पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, ये हमने अभी देखा। अब यदि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बहुत इजी पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स लिख कर आओ, अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप पॉइंट्स को मेंशन करके आ सकते हो। डन। सो ये आपका एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से कंप्लीट और कवर भी हो गया। डन। सो द फ्यूचर ऑफ दिस प्लैनेट इज इन आवर हैंड्स। तो अब कैसे हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना है और हम कैसे सेफ रहें बेसिकली, राइट। सो दोनों में बैलेंस यदि बन जाए तो कहीं ना कहीं हमारा प्लेनेट सेफ है और हम भी सेफ है, राइट। सो देयर इज अ नीड टू डेवलप एन एटीट्यूड टू केयर एंड प्रिजर्व द इक्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सो हमें यहाँ पे जरूरी है क्या कि हम इन्वायरमेंट के लिए
कैसे केयर और कंसर्न प्रोवाइड करें ताकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सके। हमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बैलेंस इक्वलिटी बना के चलनी है। तो ग्रीन इकोनॉमी का पहला जो मुद्दा है, पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि आपको इक्वलिटी, आपको इको बैलेंस बना के चलना है इन्वायरमेंट और पीपल के बीच में। समझ में आया? ताकि कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन के इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे। सो दिस कैन बी अचीव्ड। अब ये कैसे अचीव होगा? दिस कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपिंग ग्रीन स्किल्स। सो ग्रीन इकोनॉमी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये तभी अचीव हो सकता है जब हर एक इंडिविजुअल के अंदर, वर्ल्ड में हर एक इंडिविजुअल के अंदर ग्रीन स्किल्स डेवलप हो, राइट? जैसे कि आपके अंदर स्किल्स होते हैं ना, आप इंटेलिजेंट होते हो, आप बहुत अच्छा अपना दिमाग चला सकते हो, राइट? आप किसी काम को करने में बिल्कुल परफेक्ट हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें भी आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके अंदर डिसिप्लिन, मैनर्स कूट कूट के भरा है। लेकिन वहीं उसी तरीके से जैसे आप एक स्किल्ड पर्सन बनते हो, वहीं आपके अंदर ग्रीन स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग कैसी है, उसको कैसे क्लीन रखना है, किस तरीके से उसके साथ हमें बिहेव करना है, वो भी हमें आना चाहिए। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय डेवलपिंग ग्रीन स्किल्स विच डील्स विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर, which deals with protecting the environment for the future, कि फ्यूचर के लिए हम अपना environment प्रोटेक्ट करके चले, जॉब्स क्रिएट करें that prevent the protect the environment, reducing energy consumption and minimizing waste and pollution। जितना कम हो सके उतना हम वेस्ट और पॉल्यूशन को कम करें, राइट? और साथ ही यहाँ पे आप एनर्जी का कंजप्शन भी कम करो। सो यही मेन स्किल, यही मेन पॉइंट्स है जो ग्रीन स्किल्स में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट? सो ग्रीन स्किल्स की यदि अब डेफिनेशन आ गई तो क्या लिख कर आओगे? ये डेफिनेशन लिख कर आओगे ग्रीन स्किल्स में, ध्यान से समझ लो, ओके? और आएगी डेफिनेशन 100% श्योर हो, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन स्किल्स रिफर टू द नॉलेज, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स needed to live in, develop and support a society which reduces the negative impact of human activity on the environment। ग्रीन स्किल्स का मेन पॉइंट, मेन जो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन का मेन पॉइंट वो यही होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज का जो निगेटिव इम्पैक्ट है ना, उसको कम करना। किसकी तरफ? एनवायरनमेंट की तरफ। कि ह्यूमन एक्टिविटीज का जो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, उसको कम करना, लोगों को इतना ज्यादा स्किल्ड बनाना अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ताकि वो क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सके। जब एनवायरनमेंट सेफ होगा तो वो खुद भी सेफ रह पाएंगे, है ना? ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें, राइट? सो ग्रीन स्किल्स रिफर्स टू द नॉलेज, एबिलिटी, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सो उसके लिए ग्रीन स्किल्स में किस चीज को इंक्लूड करना है? लोगों को नॉलेज देना, उनको ऐसा एटीट्यूड देना, उनको वैल्यूज सिखानी है एनवायरनमेंट के प्रति, ऐसा एटीट्यूड उनका बनाना है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सके। जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती है ना, कहीं भी कुछ भी फेंक दिया एनवायरनमेंट में, लाइक दिख रहा है आपको स्वच्छता अभियान चल रहा है, इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट चला रही है ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रह सके, है ना? सो जो नेगेटिव इंपैक्ट है बेसिकली उसको हटाना, लोगों को स्किल्ड बनाना अपने एनवायरनमेंट के लिए, यही मेन ग्रीन स्किल्स का मुद्दा है, राइट? सो आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट लाइक एयर, फ्रेश वाटर एंड सॉइल, ओके? नाउ by emitting pollutants, greenhouse gases and waste we cause drastic and irreversible damage to the environment। भाई हमारी लाइफ डिपेंड करती है बेसिक नीड्स पर जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, राइट? और कहीं ना कहीं हम इन्हीं को पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट? ग्रीन हाउस गैसेस जो आपने सुना होगा, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया, और बहुत जनरल सी टर्म है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, साथ ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करती है। इनका ड्रास्टिक और इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी ह्यूमन बिलीव दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। यदि हम कुछ और लंबे समय तक सोचें, है ना, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो ये नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल अनलिमिटेड रहेंगे, क्या पता बचे ही नहीं, एग्जॉस्ट हो जाए। सो देयरफॉर वी एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्स अवेलेबल टू अस विद अ लिटिल थॉट ऑफ देयर रिप्लेनिशमेंट। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ last forever because natural resources are getting consumed at much faster rate than before। so जो economic prosperity आज हम enjoy कर रहे हैं उसको हमें हमेशा के लिए रखना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके, राइट? जितने ज्यादा फास्टर रेट से इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे हमें रिड्यूस करना है, वेस्ट नहीं करना है, डन? सो कुल मिला के ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ में बिहेव करता है, कैसे क्लोजली लिंक्ड है, वो हमने देखा, उसके पॉइंट्स देखे, डन? ग्रीन स्किल्स क्या होता है ये भी देखा। सो देयर इज ऑलरेडी अ स्कैरसिटी ऑफ फूड, ईटर, फ्यूल एंड प्योर एयर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स? तो इन सारी सॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है? आज भी कुछ एरिया में आप देखते हो कि फूड, ईटर, फ्यूल, इन सारी चीजों की, प्योर एयर की स्कैरसिटी होती है। जैसे कि अभी हमने पैंडेमिक के टाइम पे देखा था, भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलना मुश्किल था, है ना? कितने लोगों की जानें गई हैं। सोचो, मतलब आज हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर परचेज करना पड़े पैंडेमिक के टाइम पर।
सो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो स्कैरेसिटी है उससे बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है? What is the solution of these problems? Environmental scientists believe that, environmental scientists का believe है कि transition towards green economy, बहुत important point, कि यदि हम लोग green economy की तरफ move करें, that will help in countering these ecological problems. तो ये जो सारी problems हैं जो अभी हमने देखी, environment pollution से related, greenhouse gases से related, जो scarcities वगैरह जो देखी ना, इन सारी problems से हम छुटकारा पा सकते हैं। कब? जब हम green economy की तरफ move करेंगे तब, ठीक है? तो green economy कैसे help करता है environment से related problems को solve करने में, अब वो basically हमें समझना है। तो क्या होता है green economy? इससे पहले हम जान लेते हैं कि economy क्या होता है ना भाई, ये भी तो पता होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ग्रीन इकोनॉमी इट इज एसेंशियल टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। सिस्टम होता है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, पीपल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, बेसिकली गुड्स की, सर्विसेज की, उनको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है? ये मेन बेसिकली रोल जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूशंस प्ले करती हैं, वही आपका इकोनॉमी कहलाता है, राइट? सो ग्रीन इकोनॉमी क्या हुआ? तो ग्रीन इकोनॉमी की यदि हम यहाँ पर बात कर लें, इकोनॉमी तो आपकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो गई, गुड सर्विसेज के, लेकिन यदि ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी दैट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग। जो ह्यूमन वेलबींग को इंप्रूव करें वो इकोनॉमी आपकी ग्रीन इकोनॉमी हुई, जिसमें सोशल इक्वालिटी मेंटेन हो व्हाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरेसिटी। जहां पर ग्रीन इकोनॉमी की मदद से क्या रिड्यूस हो सके? इन्वायरमेंट की रिस्क रिड्यूस हो सके, और जो इकोलॉजिकल स्कैरेसिटीज हैं, है ना, फूड, वाटर स्कैरेसिटी, फूड स्कैरेसिटी, शेल्टर स्कैरेसिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कम हो सके। इनके इन्वायरमेंट और ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है उनके बीच में बैलेंस बन सके, इक्वली दे ट्रीट, ओके? सो यही बेसिकली कहता है ग्रीन इकोनॉमी। डन। It can be seen as a mean to achieve better quality of life on this planet. Basically green economy का main motive यही है कि इस planet पे जो human beings अपनी life को spend करें उसको better quality में spend करें by balancing। और कैसे होगा ये चीज? by balancing environmental, economic and social elements। जब आप environmental, economic और social elements इनके बीच में balance बना के चलोगे, ना किसी चीज को बहुत कम यूज करोगे, ना किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करोगे जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, हमें बैलेंस बना के चलना है, ओके? तभी आप ग्रीन इकोनॉमी को अचीव कर सकते हो, क्लियर? और एक बेटर क्वालिटी की लाइफ जी सकते हो। सो इट लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे क्या हो जाएगा? यदि आप बैलेंस बना के चलते हो तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो, विच फुलफिल्स द, जिसमें क्या हो सकता है? विच फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जिसकी मदद से प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड फुलफिल होगी ही, but without exhausting the resource for future generation। so sustainable development यदि आपने अचीव कर लिया, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी जो आज की नीड है वो भी फुलफिल हो रही है, और आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख रहे हो, बचा के चल रहे हो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। और ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब आप ग्रीन इकोनॉमी को समझोगे, है ना, उसकी तरफ कहीं ना कहीं अपने ग्रीन स्किल्स का यूज करोगे और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करोगे। सो ओवर द पास्ट डिकेड, यदि पास्ट डिकेड की बात कर लें, सो मेनी साइंटिस्ट स्टडीज हैव हाइलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियस, कुछ सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंजेस होते चले जा रहे हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसके रीजन है बहुत सारे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, और कुछ तो हम ह्यूमन से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें। तो ये कुछ रीजन है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबली क्लाइमेट में डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, राइट? सो एज ए रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी हैज बिकम अ ग्लोबल एजेंडा। सो इसी को कम करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी को एक ग्लोबल एजेंडा बनाया गया है, राइट? जिसकी मदद से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एकदम से तो ये चीजें नहीं होगी, बट धीरे धीरे जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जब हम इसे अचीव कर पाएंगे, राइट? सो द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP has proposed a three-pronged approach for the attainment of the green economy। तो अब इस ग्रीन इकोनॉमी को कैसे अचीव करना है हमें, है ना, उसके लिए UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 3-pronged अप्रोच को प्रपोज किया है। मतलब इन्हें हम जान सकते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव, पहला लो कार्बन ग्रोथ, दूसरा रिसोर्स एफिशिएंसी और तीसरा सोशल इंक्लूजन।
सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है, कार्बन का रेट बढ़ता जा रहा है, कार्बन की ग्रोथ होती जा रही है। मतलब यदि ग्रीन हाउस गैसेस में हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सभी में कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट है ना, राइट। तो कार्बन की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, जितने मिलकर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इनमें कार्बन की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी पड़ रहा है ह्यूमंस पर, लाइक आप देख सकते हो बहुत सारे डिसीजेस, स्किन डिसीजेस, कैंसर वगैरह, ये सारी चीजें, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो कार्बन की ग्रोथ को कम करना है। जब कार्बन की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम होगी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और अपने अल्ट्रावायलेंट रेज वगैरह जो है, ये कहीं ना कहीं इनका जो लेवल होगा वो कम होगा, है ना। सेकेंड थिंग, रिसोर्स इफिशियंसी। अभी अच्छा, लो कार्बन ग्रोथ और क्या क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, वो सब अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिसोर्स को इफिशिएंटली आपको यूज करना है। जो नेचुरल रिसोर्स आपको मिल रहे हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, उनको आपको इफिशिएंटली यूज करना है ना, वेस्ट नहीं करना है। वो भी कैसे करना है वो भी हम समझेंगे अभी। नाउ सोशल इनक्लूजन, खुद के साथ आपको सोसाइटी में भी लोगों को ऐसे अवेयर करके रखना है, लोगों को समझाना है कि भाई इन्वायरमेंट के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो यहाँ पे सामाजिक समावेश बेसिकली इंक्लूड है, राइट। तो ये तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रीन इकोनॉमी के मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्या आता है यदि एग्जाम में, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, व्हाट आर द एम्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, तो आपको ये तीन लिख कर आना है, लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूजन। तीनों का क्या मतलब है ये समझ गए हम। अब इन्हें पढ़ लेते हैं डिटेल में। यदि लॉन्ग आंसर्स में आ गया तो क्या लिख कर आओगे, है ना। सो लो कार्बन ग्रोथ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, coal and oil have increased the concentration of carbon dioxide and greenhouse gases like nitrogen oxide and methane in the atmosphere. Obvious, तो देखो जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो ऑब्वियस वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। या फिर ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लें, जैसे मैंने अभी बताया, मेथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड या आपके कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस, वो भी एटमॉस्फेयर में आती है। दिस प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम कूलिंग एट नाइट। अब ये इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि नाइट टाइम पे भी जो अर्थ है वो कूल नहीं हो पाती है, राइट। सो दिस प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम कूलिंग एट नाइट, दस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जिसकी वजह से ही जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, राइट। तो सो द टर्म लो कार्बन मीन्स रिडक्शन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस है उनको बेसिकली हमें कम करना है, यही लो कार्बन ग्रोथ का मेन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। सो लो कार्बन ग्रोथ इज नाउ जनरली एक्सप्रेस्ड यूजिंग द टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। इसके लिए एलईडीज नाम से लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को एक्सप्रेस किया गया, बनाया गया। So these are generally used to describe the national economic development plans and strategies that include low emission and climate resilient economic growth, which means economic development that doesn't harm the environment. इसका क्या मतलब हुआ, इसको क्यों यूज किया गया है? Generally it is used to describe the national economic development, कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली हमारे इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना, सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, राइट। क्या प्लान्स है और क्या स्ट्रेटेजीज है यहाँ पर, उसको यूज किया गया कि लो इमिशन की मदद से, है ना, कैसे क्लाइमेट को बचाया जा सकता है, कार्बन की ग्रोथ को कम किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट हार्म ना हो। अब क्या कारण है, पहले तो ये देख ले कार्बन की ग्रोथ के, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे एलईडीज का, राइट। तो क्या कारण है पहले कार्बन की ग्रोथ के, सो वो पहले हमें जान लेना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कार्बन ग्रोथ, तो 2 या 4 मार्क्स में जैसे भी आएगा तो आपको ये पॉइंट्स लिखकर आने पड़ेंगे, डन। सो पहला कारण तो यही कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे सबसे ज्यादा कार्बन की ग्रोथ होती है। सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज वार्म्ड अप ओशियंस एंड कॉज्ड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ओशियंस में जो वाटर है वो वार्म हो रहा है, राइट, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, which in turn is resulting in the rising sea level and changes in the amount of pattern of precipitation। कहीं ना कहीं यहाँ पे sea level भी कम हो रहा है। now rising sea level floods coastal areas and influences shipping industries। so climate warming is causing more wildfires, droughts and tropical storm। और इन्हीं की वजह से wildfires, droughts, tropical storms ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है, ऐसे disasters आपको देखने को मिलते हैं, right। so climate change is causing tremendous loss of property and human life। और जब ये climate change होता है, droughts या storms वगैरह आते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा लॉस होता है, ह्यूमंस का भी, साथ में प्रॉपर्टीज का भी। So the destruction and infrastructure for hurricanes, tsunamis and other disasters take years to recover। और इन सारी चीजों से फिर बचने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं इनको रिकवर करने में। आप देखते हो ना, सुनामी कहीं आती है तो उस एरिया को रिकवर करने में कितने साल लग जाते हैं, राइट। सो मोर ओवर दिस डिजास्टर्स कॉज
क्रॉनिक वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड लास्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमास। भाई रिकवर तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सालों तक इनका असर आपको देखने को मिलता है ह्यूमंस पर। कुछ वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जाती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमास वगैरह, ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है। लाइक जैसे हम बात कर लें, भोपाल में 3 दिसंबर को जो गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो उसका अफेक्ट 4 से 5 साल तक रहा था। लोगों को कुछ डिसीजेस हुई थी उससे, लाइक ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, राइट, स्किन टाइप कुछ डिसीजेस हो गई थी जो स्किन को डैमेज करा था। ऐसे कुछ लास्टिंग यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट पड़ते हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन क्रिएटिंग एसिड रेन्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एयर पॉल्यूट करने में भी हेल्प करता है, और यहाँ पर एसिड रेन जैसे कुछ पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो एसिड रेन में क्या होता है, बेसिकली आपके ट्रीज, ह्यूमंस, प्लांट्स लाइफ वगैरह सारी चीजें डैमेज होती है, कहीं ना कहीं वाटर और एयर भी आपकी पॉल्यूट हो रही होती है। सो ये भी बेसिकली आपके कार्बन के जो ग्रोथ है उससे ही होता है। नाउ पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेटेड वेजिटेशन दैट वी इवेंचुअली कंज्यूम। और फिर क्या होता है एट लास्ट कि हम इसी तरीके जो इससे पॉल्यूटेड वाटर है, जो सॉइल कंटेमिनेटेड फूड वगैरह, वो सब हम इंटेक करते हैं और ह्यूमंस पे अफेक्ट पड़ता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन डिस्प्लेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। और इतनी ज्यादा अमाउंट में कार्बन की ग्रोथ हो रही है कि कहीं ना कहीं इस गैस ने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है जिसे हम ब्रीद इन करते हैं उस पर भी अफेक्ट किया है। सो दस इंपैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, इसी की वजह से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट करी है। सो देयर हैज बीन अ रैपिड राइज इन हेल्थ इश्यूज लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, स्किन डिसीजेस, हेडेक्स एक्सेट्रा ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, right? So hope you understand this thing कि what are the causes of carbon growth. So thus low carbon economy is essential for environment sustainability and future prosperity. भाई future prosperity और environment को sustain करना है तो इसके लिए कार्बन की ग्रोथ को कम करना होगा. So to achieve low carbon growth, green economy develops economic activity which has minimal output of greenhouse gas emissions into the biosphere. तो ग्रीन इकोनॉमी ने डेवलप किया है यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जिसकी मदद से आप ग्रीन हाउस इमिशन जो हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन हो रहा है उसमें कार्बन ग्रोथ को कम कर सकते हो. इन अदर वर्ड्स द ग्रीन इकोनॉमी कंट्रोल्स कार्बन इमिशन इन द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग फ्यूल्स more efficiently, restoring carbon in soil and biomass using low carbon technologies to generate energy efficient products and services. So यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कार्बन के इमिशन को, है ना, फ्यूल्स के थ्रू इफिशिएंटली आप रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो. सॉइल और बायोमास को कहीं ना कहीं इसके थ्रू आप रिस्टोर कर सकते हो कार्बन को यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजीज. आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है जिसकी मदद से आप लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, सर्विसेज को यूज कर सकते हो. डन. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ रिसोर्स एफिशिएंसी. अब रिसोर्स एफिशिएंसी क्या है? रिसोर्स एफिशिएंसी, जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनको एफिशिएंटली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, कम अमाउंट में यूज करना है, जितना जरूरी है उतना यूज करना है, तभी फ्यूचर के लिए सेव कर पाओगे. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर वी आर डिप्लीटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज बाय ओवर यूजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग देम. ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में भी कि हम रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. सो ग्रीन इकोनॉमी कैसे कंजर्व करेगा रिसोर्सेज को? सो ग्रीन इकोनॉमी कंजर्व दीज रिसोर्सेज एज इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इकोनॉमिकली एंड विदाउट अफेक्टिंग the environment. In other words, the green economy emphasizes becoming more resource efficient. Green economy का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि कैसे मोर आप रिसोर्स एफिशिएंट बन सकते हो. सो रिसोर्स एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एट 3 लेवल्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल. इन 3 लेवल पर रिसोर्स को आप एफिशिएंट बना सकते हो. भाई गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्लान्स, प्रोसीजर्स, इवेंट्स निकालती है, राइट, कि आप रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हो, है ना. जैसे कि स्वच्छता अभियान आपने देखा होगा, घर घर आकर कचरा जो भी गार्बेजेस को इकट्ठा किया जाता है, गीला अलग, सूखा कचरा अलग, लाइक ये सब चीज़ें आप देखते हो, राइट. और फिर इसको एक जगह डंप किया जाता है. डंप करने के बाद उससे जो भी फर्दर उसके यूज होंगे, है ना, उससे भी कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि फर्दर काम में आती है, राइट. सो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, हर एक इंडिविजुअल की क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि कैसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनको कैसे इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इट रिक्वायर्स चेंजेस इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. Clean transportation, efficient and cleaner energy production, eater management, land management, greener buildings, waste management and disposal and so on. So जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी देख रहे हो, है ना. So समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अब सोशल इंक्लूजन. अब सोशल इंक्लूजन इज एसेंशियली means sharing the responsibility as well as the benefits of economic growth across all sections of society. भाई जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं,
हम सोसाइटी में क्या बात करें, हर एक इंडिविजुअल की पूरे वर्ल्ड में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना है, ठीक है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स के साथ कैसा बिहेव करना है, राइट। सो यही बेसिकली सोशल इंक्लूजन बताता है। सो दिस शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन प्रैक्टिसेस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट्स बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू ग्रीन जॉब्स। सो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड की जाए सोसाइटी में ताकि लोग अपने इन्वायरमेंट को लेकर सतर्क हो सकें, ठीक है, इन्वायरमेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, राइट। तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को ग्रीन प्रैक्टिसेस बताई जाए, उसके लिए कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेव करना है, बेसिकली यहाँ पर यही समझाया गया है, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। सो 3 मेन हमने मुद्दे देखे यहाँ पर, ग्रीन इकोनॉमी के 3 मेन पॉइंट्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स, लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूजन। नाउ एम्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी में नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी, अ ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज अ वर्क इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो ग्रीन जॉब सोसाइटी में कैसे प्रोवाइड की जाए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सके। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा है ना, कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, कहाँ से क्या कमाए। तो ये जो ग्रीन जॉब प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, राइट। तो ये ग्रीन जॉब में अब किस टाइप की जॉब्स इंक्लूड हो सकती है। सो यूएनईपी ने ग्रीन जॉब को डिफाइन किया है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्विस एक्टिविटीज, इन सभी फील्ड से। जरूरी नहीं है कि कोई एक स्पेशलाइज्ड बंदा ही ग्रीन जॉब कर सकता है, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ, मैन्युफैक्चर फील्ड में जाओ, रिसर्च डेवलपमेंट में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, किसी भी फील्ड में आप जाओ, आप यहाँ पर ग्रीन जॉब कर सकते हो। मतलब आप अपने इन्वायरमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हो, नई नई कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं उनको सर्च कर सकते हो, राइट। आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो, वहां भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो हर फील्ड में जाकर आप ग्रीन जॉब को परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी मदद से हम अपनी इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। सो ग्रीन जॉब्स इन्वॉल्व्स ग्रेटर एफिशिएंसी इन यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड मिनरल। These jobs help to protect ecosystem and biodiversity, decarbonize the economy and minimize all forms of waste and pollution। तो इन जॉब्स की मदद से ही, क्या बताया मैंने, इन जॉब्स की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जो कार्बन ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है उसको डिकार्बनाइज कर सकते हैं, वेस्ट और पॉल्यूशन को, हर तरीके की वेस्ट और पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। Now, green jobs span a wide range of skills, education backgrounds and occupational profiles। ठीक है, दे ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। वही जो लाइन मैंने बताई कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि किसी एक फील्ड में ही आप ग्रीन जॉब कर सकते हो। ग्रीन जॉब से रिलेटेड जो वर्क है इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन या इसकी नीड नहीं होती, इसके थ्रू आप एजुकेशनिस्ट बन सकते हो, बैकग्राउंड आपका अच्छा हो सकता है, लाइक यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ स्किल्स मिलते हैं। ठीक है, सो ऑल फील्ड्स के पीपल यू कैन डू द ग्रीन जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, पीपल एम्प्लॉयड इन सेटिंग अप अ सोलार पैनल और ऑपरेटिंग अ विंड टर्बाइन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है कि वो पीपल जो कि सोलार पैनल को सेटअप करते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग अ विंड टर्बाइन से भी नहीं देखी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन अ ग्रीन जॉब। ये भी ग्रीन जॉब में इन्वॉल्व हैं बिकॉज दे आर वर्किंग टुवर्ड जनरेटिंग विंड एनर्जी which is an alternative to burning fossil fuels। fossil fuels कहीं ना कहीं हमारे environment को बहुत अफेक्ट करता है ना, तो fossil fuels को हटाना, मिनिमाइज करना, कम करना, उसके लिए सोलार पैनल, विंड टर्बाइन के थ्रू जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है, एनवायरमेंट को सेव कर रही है। तो ये भी एक टाइप का ग्रीन जॉब ही है, right? Even the industries that supply raw material for building wind turbine towers के लिए जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं या जो ये टर्बाइंस को क्रिएट करती हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, ग्रीन जॉब में ही इंक्लूड होंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन जॉब। ओके, और किन फील्ड से रिलेटेड है ये भी हमने समझा। अब यदि एग्जाम में आता है ग्रीन जॉब क्या होता है, ग्रीन स्किल क्या होता है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना है, व्हाट इज द एग्जांपल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, तो इतना तो आप आसानी से लिखकर आ सकते हो। डन। नाउ ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो इसके क्या ग्लोबली इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। सो गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेन ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, वो ध्यान से समझना क्या है। Contribution in preventing melting of glaciers and resulting rise of sea level। दूसरा, contribution in preventing climate changes such as variations in rainfall, temperature and crop production and climate disasters like droughts and floods। Contribution to fight against global warming
डेजर्टिफिकेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सभी चीजों में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू। क्या करना भाई, मेल्टिंग जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उनको बचाना, ठीक है। क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रेनफॉल में आप देखते हो वेरिएशन होता है हर साल, कभी ज्यादा रेनफॉल्स होती है, कभी बहुत कम होती है, पानी का स्कैरसिटी होता है, वाटर स्कैरसिटी होता है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में आप देख सकते हो जब समर्स डेज आते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में राइज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी चीजों को प्रिवेंट करना किसके थ्रू, ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू। तो ये भी, इसमें भी कंट्रीब्यूट करना, क्लाइमेट से रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स वगैरह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। सबसे मेन प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह आपका इंक्लूड है, इनमें कंट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे ये 3 मेन ग्लोबल इम्पैक्ट है, हम बोल सकते हैं कि इन 3 मेन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही ग्रीन इकोनॉमी को बनाया गया है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लोगों को मूव करना है। So improvement in air, water and soil quality, reduction in disease and deaths of living beings, reduction in money spent or conservation of environment, relief and rehabilitation of people, ये भी कुछ points है, right? Increase in new areas of manufacturing such as biofuels and renewable energy sources, investment in alternative energy sources and becoming more energy efficient, improving resource efficiency and thus increasing industrial and agricultural production, increase in new areas of employment. डन। सो ये भी कुछ पॉइंट्स हो गए कि एयर, वाटर, सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करना, डेथ और डिसीजेस जो है इसका लेवल कम करना, इनको रिड्यूस करना, कंजर्वेशन के लिए जो मनी आप स्पेंड करते हो कहीं ना कहीं उससे रिड्यूस करना, नए एरियाज को इंक्रीज करना जैसे बायोफिल्स, और जिसके थ्रू आप एनर्जी को रिन्यू कर सकते हो, एनर्जी रिसोर्सेज को उनको इंक्रीज करना, ठीक है। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जो है हमारे एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, इंप्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड दस इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इनको इंप्रूव करना। सो कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, जब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। सो इंडिया हैज लेड बाय एग्जांपल इन मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी. It has taken gradual steps towards a green economy in the last decade and has tried to balance it with continuous development. अपनी इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और लास्ट डिकेड से यदि हम बात कर लें कुछ 10-1 सालों से, तो आप ये देख रहे होंगे क्या कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुके हैं और आज की जो कंडीशन है उसमें हमने काफ़ी कुछ लेवल तक अचीव भी किया है, राइट। आज आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो, बिल्कुल प्लास्टिक लेस हम भारत को बनाना चाहते हैं, ये भी एक मुहिम जारी की गई गवर्नमेंट के थ्रू, स्वच्छता अभियान लेकर आया गया। तो आजकल हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं सतर्क है इस चीज को लेकर। सो इंडिया एम्स टू एड्रेस द फॉलोइंग 3 इश्यूज थ्रू ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव्स। फर्स्ट इज इशू ऑफ energy scarcity, second issue of environmental pollution and third is issue of unemployment and underemployment. तो यहाँ पर मेन 3 इश्यूज हैं जो एड्रेस किए गए इंडिया के थ्रू और इन तीन इश्यूज को कम करने का गोल बनाया गया है, राइट। एनर्जी स्कैरसिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट। सो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है GSDP इंडिया में, उसने इन तीनों इश्यूज पर काम करना शुरू किया। द स्किल इंडिया मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has started the Green Skill Development Program. It aims to target the large number of people who will be trained as per the needs of green sector. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ये है कि ग्रीन सेक्टर की फील्ड में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ट्रेन करना ताकि उनके अंदर ग्रीन स्किल्स डेवलप हो पाए और वो इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से प्रिजर्व करना है, क्या टूल्स टेक्निक्स का यूज करना है, वो सब समझ सकें, ठीक है, और उन्हें यूज कर सकें। सो एम्स ऑफ ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मेन जो एम है वो है टू ट्रेन ग्रीन स्किल्ड वर्कर्स विद टेक्निकल नॉलेज एंड कमिटमेंट, है ना। ग्रीन स्किल्स वर्कर्स को ट्रेन करना टेक्निकल नॉलेज के साथ और कमिटमेंट के साथ, सो दैट we can preserve the environment, we can conserve the environment. Second, to generate new jobs for green skilled workers. Green skilled workers के लिए new jobs को generate करना, that who will protect the ecosystem and biodiversity, reduce energy consumption, minimize waste and pollution. Next, to preserve or restore environment quality so that it lasts for future generation. So क्या देखा हमने भाई, ग्रीन स्किल्स के साथ में वर्कर्स को ट्रेन करना, दूसरी चीज ग्रीन स्किल के लिए वर्कर्स को नई जॉब्स प्रोवाइड करना ताकि वो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, एनर्जी कंजप्शन को कम कर सके और वेस्ट और पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सके। तीसरा, टू प्रिजर्व और रिस्टोर इन्वायरमेंट क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करना, बचा के रखना, रिस्टोर करना ताकि फ्यूचर जनरेशन यूज कर सके। ये मेन 3 एम है इस प्रोग्राम के। डन। और इन तीनों एम के थ्रू ही
क्या होगा, जो तीनों इश्यूज अभी हमने देखे हैं, एनर्जी से रिलेटेड, वेस्ट पॉल्यूशन से रिलेटेड, अंडर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको सॉल्व किया जाएगा, उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा. सो सम ऑफ द फील्ड्स कवर्ड विद ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर, जो कुछ फील्ड्स कवर की जा रही है इस प्रोग्राम के थ्रू, वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बजटिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, बम्बू मैनेजमेंट. ओके, सो ये सारे क्या हो गए, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, इवेंट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के थ्रू चलाए जा रहे हैं. ठीक है, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कुछ यहाँ पर ग्रीन स्किल से रिलेटेड है जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में. सो द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट मेनी जॉब्स इन ग्रीन सेक्टर. बहुत सारी जॉब्स रिलेटेड होती हैं यहाँ पर ग्रीन सेक्टर से. तो यूथ कंप्लीटिंग द GSD कोर्स कैन एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग फील्ड्स. अब जो यूथ आजकल कंप्लीट करते हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स को, है ना, तो जनरली वो GSD कोर्स में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं ताकि वो ग्रीन सेक्टर में जॉब ले सके और इस सेक्टर में आगे एम्प्लॉयड हो सके और कहीं ना कहीं ग्रीन इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं. राइट, सो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, लाइक जिसमें जूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, botanical gardens, nurseries, wetland sites, state biodiversity board, biodiversity management communities, wildlife crime control bureau, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं. ओके, सेकंड देखो इंडस्ट्रीज में आ जाओ तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर जॉब्स मिल सकती हैं. सो इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स, वो सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज जो कि ग्रीन प्रोडक्ट्स को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती हैं. राइट, तो यहाँ भी इस फील्ड में भी हम जॉब ले सकते हैं. ठीक है, सो टूरिज्म से रिलेटेड एज इको टूरिस्ट गाइड, जो इको टूरिस्ट गाइड होते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रेंड रहते हैं और वो लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, तो टूरिज्म में भी आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो. लाइक एग्रीकल्चर इज अगेन एज ऑर्गेनिक फार्मर्स और ग्रीन प्रैक्टिशनर्स की किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज करके जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उनका कम यूज किया जा सके, उनको कहीं ना कहीं काफी हद तक हम हटा दें और ऑर्गेनिक फार्मर्स की तरह ग्रीन प्रैक्टिशनर्स को यूज करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं. एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में क्या न्यू टूल्स टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हो. राइट, वेस्ट मैनेजमेंट in municipal corporation council, urban local bodies to advise on how to improve sewage, sanitation, land use services and tackle pollution, है ना, वाटर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एरियाज. सो ये सारे एरियाज है जहां पर क्या कर सकते हो आप, ग्रीन सेक्टर के थ्रू जॉब ले सकते हो और लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एम्प्लॉयड हो सकते हैं. सो एट लास्ट इन दिस चैप्टर क्या कंक्लूजन आपका निकला, क्या आपने समझा और क्या सीखा? यहाँ पर हमने बस इतना ही सीखा है कि क्लाइमेट एंड पॉल्यूशन आर पोजिंग एन अलार्मिंग एंड फास्ट अप्रोचिंग थ्रेट्स टू अस एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. राइट, सो द वर्ल्ड नीड्स टू टेक ड्रास्टिक एंड इमीडिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट ऑफ आवर कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस. कि जिस तरीके से फास्टर वे में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसका ड्रास्टिक इफेक्ट हम देख रहे हैं ह्यूमंस पर, इन्वायरमेंट पर, तो कहीं ना कहीं उसे हमें कम करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, NGOs एंड ग्रुप्स ऑफ अवेकेंड सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड आर वर्किंग डिलिजेंटली टुवर्ड्स आवर एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी. जिसके लिए हर एक पर्सन, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर के पर्सन हो, NGOs हो, कुछ ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स हो, हर एक इंडिविजुअल को क्या करना है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करना है. ओके, अब ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, क्या मेन इसके पॉइंट्स है, किस तरीके से आपको आगे मूव करना है, वो सब हमने इस चैप्टर में देखा है. सो हाउएवर देयर इज अ डायर नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द सिटीजन्स, टू द वर्ल्ड, टू अडॉप्ट एन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल. इसके लिए हर एक इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को अपनी तरफ से ये एम होना चाहिए या अपनी तरफ से ये सजेशन देना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से आप एक इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को अपना सकते हो. यदि आप ये अपनाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट कर पाओगे. राइट, तो बेसिकली इस चैप्टर का यही मोटिव था और यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर रिविजन खत्म होता है. सो इस चैप्टर को यदि आप सिर्फ पढ़ने के हिसाब से लेते हो या एग्जाम में क्लियर करने के हिसाब से लेते हो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपकी हमारी सबकी लाइफ से रिलेटेड है. इन्वायरमेंट के साथ कैसा हमें बिहेव करना है वैसा ही एनवायरनमेंट हमारे साथ बिहेव करेगा. बस इस पॉइंट को यदि आपने ध्यान में रखा है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को सेफ ही रखोगे. डन. सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि आपको प्रोवाइड करता है CBSE, NTSC, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, यूपी, बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ. और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है.
मीन्स यदि आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट्स की बुक या ई बुक्स या किसी स्पेशल बुकलेट को लाइक एमसीक्यू, सैम्पल पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट को, तो वो भी पॉसिबल है। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में अपने नीड के अकॉर्डिंग बुक्स की रिक्वायरमेंट फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी को, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी शुरू करने वाले हैं। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से ही हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की तरफ बढ़ेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।